गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एवरी सेल। डीएनए की ये क्षमता होती है कि सेल्फ से डुप्लीकेट हो सकता है। इसका यही गुण ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि पहले जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन सेल विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, जैसा कि हम सेल डिवीजन में देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल डिवीजन के दौरान होती है और सेल डिवीजन के दौरान ये इंटरफेज के एस फेज में देखी जा सकती है। अब ये किस प्रकार से होती है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है? डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी किस तरीके से काम करती है? डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से तात्पर्य है डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ टू हेलिक्स that run anti-parallel to each other. ये both the strands run anti-parallel to each other, 3 prime to 5 prime, 5 prime to 3 prime. ये इनकी पोलैरिटी है। दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं, स्ट्रैंड किससे बनी है बेटा? न्यूक्लियोटाइड से बनी है। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना होता है? राइबोस सुगर, it's deoxyribose sugar in case of DNA, ribose sugar in case of RNA. नाइट्रोजन बेस जो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बैकबोन। क्या बनाते हैं? बैकबोन। और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ एंड दे आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड। तो both the strands of DNA act as a template. Both the strands of DNA act as a template. अब जो दोनों strands हैं DNA की, रेप्लिकेशन होने के लिए इनका सेपरेशन जरूरी है बेटा। और रेप्लिकेशन के लिए सेपरेशन कैसे होगा? जब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसी तरीके से ब्रेक होंगे। आई बात समझ में? इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसी तरीके से ब्रेक होंगे, देन बोथ द स्ट्रैंड गेट सेपरेट। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे? दिस विल कैटलाइज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। पूरा का पूरा जो रेप्लिकेशन है ये डिपेंड करता है एंजाइम्स के ऊपर। तो एक एंजाइम होता है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम होता है? हेलिकेज। वो हेल्प करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो आपका एक रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। दोनों की दोनों डीएनए की स्ट्रैंड कैसे एक्ट करेंगी डियर? टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई तो ये किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? रेप्लिकेशन फॉर्क का। करेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में होगी? 5 से 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक साथ डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल इंटायर लेंथ के साथ ओपन नहीं होता बेटा। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इट नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियोटाइड। वो ड्वेल नेचर के होते हैं। फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज होती है। 2 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर जो सेगमेंट्स बनता है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हमारा कैसे होगा? 5 to 3 डायरेक्शन में। कैसे होगा? 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
तो यहाँ पर हमको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये सेगमेंट कहलाते हैं ओकाजाकी सेगमेंट। क्या कहलाते हैं? ओकाजाकी सेगमेंट। इन ओकाजाकी सेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करता है अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज अ लाइगेज। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? लाइगेज एंजाइम इन ओकाजाकी सेगमेंट को ज्वाइन करने में मदद करता है। और हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा था बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में। अब एक चीज नोट करिएगा, जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रही होती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक सुपर कॉइलिंग हो जाती है। भाई आप ऐसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे स्ट्रैंड को तो देखेंगे कि ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है ड्यू टू अनजिपिंग। उस टेंशन को रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इट इज अ डीएनए गायरेज। कौन सा होगा? डीएनए गायरेज। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट विल बी टोपोआइसोमरेज। आप देख रहे हैं कौन कौन से एंजाइम किस किस काम के लिए यूज हो रहे हैं। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया बेटा? ओपनिंग में मदद की, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया। सुपर कॉइलिंग की वजह से जब अनजिपिंग होगी तो ऊपर के एरिया में टेंशन क्रिएट हुआ, उस टेंशन को रिलीज किया डीएनए गायरेज ने, टोपोआइसोमरेज ने इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये क्या करता है? निक क्रिएट करता है। निक मींस ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से टेंशन रिलीज हो जाता है। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? ओकाजाकी सेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज भी 3 प्रकार के होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है एंड पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। लेकिन नई स्ट्रैंड बनाने के लिए जब भी डीएनए मॉलिक्यूल की नई स्ट्रैंड बनेगी तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेल्फ से इनिशिएशन नहीं ले पाता है पॉलीमराइजेशन के लिए, तो आवश्यकता पड़ती है आरएनए प्राइमर की। किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? आरएनए प्राइमर की। अब आरएनए प्राइमर जो है ये भी बनता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमेज एंजाइम। आरएनए प्राइमर इट इज ऑल्सो, इसका फॉर्मेशन भी, इसके फॉर्मेशन में कौन मदद कर रहा है? आरएनए प्राइमेज एंजाइम। आरएनए एंजाइम्स की लिस्ट हम बाद में बना लेंगे। तो आरएनए प्राइमर्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, आरएनए प्राइमर को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? आरएनए प्राइमेज। अब यहां से अपना इनिशिएशन होता है। आरएनए प्राइमर जो होता है वो कोवेलेंटली इसके साथ कनेक्ट होता है और आगे फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करता है। तो आरएनए प्राइमर एक तरीके से बेस प्रोवाइड कर रहा है। आरएनए प्राइमर क्या कर रहा है बेटा? इट प्रोवाइड अ बेस फॉर द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं दे एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड फ्रॉम बोथ द स्ट्रैंड से क्या बनेगा? न्यू मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। जब नया मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बनता है तो आपके एक डीएनए से कितने बनेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एक स्ट्रैंड तो पैरेंटल होगी और दूसरी स्ट्रैंड क्या होगी? न्यूली फॉर्म्ड होगी। क्या होगी डियर? सेकंड स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म्ड। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो सेमी कंजर्वेटिव है। कैसी है? मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव और इसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैसेल्सन एंड स्टेहल ने। किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली? इट इज प्रूवन बाय मैसेल्सन एंड स्टेहल एंड इट इज ऑल्सो प्रूवन बाय टेलर। टेलर एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर विशिया फेबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने इस्तेमाल किया था थाइमेडीन का। हम डिस्कस करेंगे मैसेल्सन एंड स्टेहल ने किस प्रकार से जो रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए में ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, इसे किस तरीके से उन्होंने सिद्ध किया था। बढ़े आगे। आई थिंक ये आपको क्लियर है। डीएनए पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में होती है? 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में।
ओकाजाकी सेगमेंट जो है उनका फॉर्मेशन 3, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ओकाजाकी सेगमेंट क्या है, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। छोटे छोटे सेगमेंट बनने का रीजन समझ में आया, क्योंकि हमारी जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो एक साथ ओपन नहीं होती है, और 5 to 3 प्राइम ये ओपन होती जाएगी और ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनती जाएगी। लेकिन यहाँ पर केस अलग है, एक बार स्ट्रैंड बन गई फिर ओपन होगा, फिर पीछे से फॉर्मेशन होगा, इसलिए हमको सेगमेंट के फॉर्म में मिलती है, और बाद में ये सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। तो बेसिकली हमारे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं बच्चों? हेलिकेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डीएनए पॉलीमरेज। एक और एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, जो कि एक्सोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है इन द एंड, ये आरएनए पॉलीमर को रिमूव करने में हेल्प करता है। चलिए, आफ्टर रेप्लिकेशन हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से मेसलसन एंड स्टेहल ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई जो न्यूली फॉर्म डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके अंदर 1 स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड 1 स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म। चलिए, इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया एक मीडियम में। ही ग्रू ई कोलाई। ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। इसको इन्होंने अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो किया, जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन वाला पार्ट जो कैसा रखा, हैवी आइसोटॉप। क्या रखा बेटा? हैवी आइसोटॉप। अब इसमें इन्होंने कई जनरेशन तक ई कोलाई को ग्रो किया, तो नाइट्रोजन N15 इनकॉर्पोरेट हो जाता है इसके जेनेटिक मटेरियल में, बिकॉज नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस, तो इट गेट इनकॉर्पोरेट। अब इन्होंने क्या किया कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट पे, और इनको क्या मिलता है? एक बैंड मिलता है। ही फाउंड अ बैंड ऑफ हैवी नाइट्रोजन। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? N15। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इनको सिंगल बैंड मिलता है। क्या मिलेगा बेटा? सिंगल बैंड मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन की जब हम प्रोसेस करते हैं तो जो हैवी डेंसिटी और लाइट डेंसिटी के बेस पे जो मटेरियल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? एक ही बैंड मिल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या किया, इस ई कोलाई को ग्रो किया दूसरे कल्चर में। किसमें ग्रो किया? दूसरे कल्चर में ग्रो किया, जिसमें इन्होंने अमोनियम क्लोराइड को रखा, जिसमें अब इनने नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन रखा। क्या रखा डियर? लाइट नाइट्रोजन। अब यहाँ पर इन्होंने इसको 18 मिनट की ड्यूरेशन तक ग्रो करते हैं। इसका जनरेशन पीरियड है 20 मिनट्स मान लीजिए। अब 20 मिनट के बाद जब इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, कुछ सैंपल लिया, उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, नाउ ही गेट 2 बैंड। क्या मिलेगा इनको फर्स्ट जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में ही गेट अ सिंगल बैंड, दैट इज अ हाइब्रिड। अब यहाँ पर जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, देखिए 1 इज पैरेंटल, 1 इज न्यूली फॉर्म्ड, 1 इज पैरेंटल, 1 इज न्यूली फॉर्म्ड सपोज टू बी। तो जो पैरेंटल है उसमें N15 प्रेजेंट है, और जो न्यूली होगा उसमें 14 प्रेजेंट होगा, N14। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? हाइब्रिड बैंड। क्या मिला बच्चों? हाइब्रिड बैंड। अब हाइब्रिड बैंड की जो डेंसिटी थी दैट इज लेस देन हैवियर बैंड, तो ये हमको थोड़ा सा इसकी पोजीशन क्या मिलेगी, ये आपको बेस की तरफ अगर सेटल मिल रहा है तो ये थोड़ा सा बेस से ऊपर मिलेगा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में। इसके बाद इन्होंने एक और जनरेशन तक आफ्टर 40 मिनट सैंपल कलेक्ट किया, मतलब कितनी जनरेशन हो गई? 2 जनरेशन हो जाती हैं। तो जब 40 मिनट्स के बाद ये कलेक्ट करते हैं देन दे गेट 2 बैंड। कितने बैंड मिलेंगे? 2 बैंड आफ्टर 40 मिनट। इसमें हम देखेंगे 50% डीएनए लाइट होगा एंड 50% हैवी होगा। 50% लाइट, 50% हैवी। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी, आपका जो लाइट डीएनए है इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, और जो हैवी है इसकी मात्रा डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये ग्रो किसमें कर रहा है बेटा?
N14 में। इट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन का। आप समझ पा रहे हैं, नाइट्रोजन इसमें इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है और आफ्टर एवरी जनरेशन हमको N15 की मात्रा बढ़ती हुई मिल रही है। N15 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये जो पहले से था वही रहेगा, तो एवरी जनरेशन वाइज इसका अमाउंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो हमको 25% मिलेगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो 12.5% मिलेगा। तो इस तरीके से मेसलसन एंड स्टेहल ने ये प्रूव किया कि रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसी चीज को प्रूव किया गया टेलर के द्वारा इन विसिया फेवा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।